नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों सफाई कर्मियों को बधाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। पीएम मोदी की प्रेरणा से इस दिशा में निरंतर कोशिश करेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे, ये कहते हुए यहाँ पर सीएम नजर आए। आपको ये बताएं कि आज ही ये जो सर्वेक्षण हुआ है इसके आज ही रिजल्ट आए हैं, जिसके बाद हरियाणा को भी इसमें स्थान हासिल हुआ। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ट्वीट किया, शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। 100 से कम वाले निकाय वाले राज्यों में जो लिस्ट है उसमें दूसरे नंबर पर, दूसरे पायदान पर अपना प्रदेश। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों सफाई कर्मियों को बधाई दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में हरियाणा दूसरे स्थान पर। स्वच्छता सर्वेक्षण जिसमें दूसरे नंबर पर अपना प्रदेश है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर इसी के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों सफाई कर्मियों को बधाई दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में हरियाणा दूसरे पायदान पर है, दूसरे स्थान पर है। 100 से कम वाले निकायों पर जो लिस्ट है उसमें अपना प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और इसके लिए जाहिर तौर पर उन तमाम सफाई कर्मी जो कि निरंतर लगे रहे, उनको बधाई देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। साफ सफाई के लिए लगातार काम किया जा रहा है, क्योंकि स्वच्छता पर विशेष तौर पर फोकस, और इसी क्रम में जो भी काम किया गया है यहाँ पर लोगों के द्वारा, उसकी वजह से हरियाणा को ये उपलब्धि हासिल हुई है। फिलहाल एक और बड़ी खबर, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा दूसरे नंबर पर आया ये कहा। साथ ही साथ उन्होंने परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को मुबारकबाद दी है, उनको बधाई दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगली बार नंबर 1 पर हरियाणा होगा। ये कहते हुए यहाँ पर सूबे के गृह मंत्री अनिल विज 100 से कम निकायों वाले राज्यों में नंबर 2 पर हरियाणा, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। और इसी के बाद खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया, तो वहीं सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों को मुबारकबाद दी है, और साथ ही साथ ये उम्मीद भी उन्होंने जताई कि अगली बार अपना प्रदेश नंबर 1 होगा, क्योंकि लगातार इस दिशा में कदम उठाए जा रहे। स्वच्छता पर काम लगातार निरंतर कोशिशें की जा रही हैं, और इसी क्रम में उन्होंने ये कहा है कि आगे भी हम इस दिशा में बढ़ेंगे, और उम्मीद है कि अगली बार रैंकिंग में हम पहला स्थान हासिल करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा दूसरे नंबर पर आया, ये भी जानकारी उनके द्वारा दी गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे, साइबर सिटी गुरुग्राम में जलभराव के लिए कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है। ये यहाँ पर बड़ी बात कही गई है गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा। उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। मैंने पूछा है कि जल निकासी क्यों नहीं हुई, ये अनिल विज ने बात कही। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कहाँ कहाँ जल भराव हुआ, वहाँ की रिपोर्ट उनके द्वारा मांगी गई है। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहाँ पर पानी लबालब भरा हुआ, और इसकी वजह से तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे थे। और अब इसको लेकर गंभीरता जो है वो वहाँ पर दिखाई गई है। जल भराव पर उन्होंने रिपोर्ट मांगी, और साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी पूछा कि आखिरकार क्यों व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, उसमें देखिए कि किस तरीके से साइबर सिटी गुरुग्राम में कहर देखने को मिला। बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें धंस गई, जगह जगह पर जो इमारत है वो भी झुक गए। और इसकी वजह से सवाल उठने यहाँ पर लाजमी, क्योंकि जब हम बात करते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जब हम बात करते हैं मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की, और वहाँ पर तमाम जो दावे किए जाते हैं निगम की ओर से, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है ये कहीं ना कहीं इस बारिश ने साबित कर दी है। और इसी के बाद उन्होंने रिपोर्ट तलब की है गृह मंत्री अनिल विज ने, और उन्होंने ये पूछा है सवाल कि आखिरकार जल निकासी क्यों नहीं हुई, कहां-कहां जल भराव हुआ।
वहां की रिपोर्ट मांगी गई और कोशिश यही है कि आइंदा ऐसी तस्वीर निकलकर सामने ना आए और ठोस वहां पर कदम उठाए जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश न आए, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम में पॉश इलाके जो कि जलमग्न हो गए, मेन रोड्स जहां पर पानी भरा हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से मकान का एक हिस्सा यहाँ पर झुकता हुआ, सड़कें किस तरीके से धंस गई हैं। हालांकि बाद में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम ऑफिसर्स हैं वो वहां पर पहुंचे, लेकिन ये भी तस्वीर आप देखिए बस अड्डा भी पूरी तरीके से पानी से लबालब। और ये तस्वीर साइबर सिटी गुरुग्राम से निकलकर सामने आई जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम दावों की पोल खुल गई। जो तमाम दावे किए जाते, जो तमाम बातें कही जाती हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन वो तैयारी आखिरकार कितनी बौनी साबित होती है 3 से 4 घंटे की मूसलाधार बारिश में, ये बताती हुई ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विपिन मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विपिन, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने जाहिर तौर पर तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी, तमाम तरह के सवाल उठने लाजमी हो गए थे और अब खुद सरकार इसको लेकर गंभीर और खुद गृह मंत्री अनिल विज ने रिपोर्ट तलब की है। ये जाहिर सी बात है और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हर बार यही दृश्य जो है वो गुरुग्राम एनसीआर इलाके में अगर बात करें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। और इन दृश्यों को लेकर पहले भी अगर बात करें, पूर्व के सालों की बात करें तो गुरुग्राम में जिस तरह से जलभराव हुआ था उस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जहां इसकी चर्चा रही, तो ऐसे में सरकार की ओर से जो है लगातार जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये हिदायत दी गई थी, उसको ये निर्देश दिए गए थे कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी की निकासी का सिस्टम है, उसको दुरुस्त किया जाए ताकि आगे ये समस्या ना आए। लेकिन एक बार फिर जो है थोड़ी सी बारिश यानी कि चंद घंटों की बारिश ने जिस तरह से गुरुग्राम को जलमग्न किया वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसी को लेकर अगर बात करें गुरुग्राम के कमिश्नर से जो है वो रिपोर्ट गृह मंत्री के द्वारा जो है तलब की गई है, जिसमें ये साफ तौर पर ये सवाल किया गया है कि आखिर क्यों पानी की निकासी नहीं हुई और कहां कहां जलभराव हुआ, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो तैयार कर दे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो रिपोर्ट मांगी गई है, अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ बातें इस रिपोर्ट में की जाती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए सिरसा से एक बड़ी जानकारी जिससे आपको रूबरू करवाएं, ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। सिरसा से जहां पर हेरोइन के साथ 3 आरोपी काबू, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे सिरसा से, जहां पर आरोपियों से 100 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई है। वहां पर जानकारी मिली जिसके आधार पर ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वहां पर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो टीम है वो इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है कि इस पूरे नेक्सस में कौन लोग शामिल थे, कहां से इसे लाया गया, कहां पर खपाना था। हेरोइन की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी से लगातार वहां पर पूछताछ, लेकिन एक बड़ी सफलता यहाँ पर टीम को हासिल हुई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहां से उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो कहां पर इसे लेकर जा रहे थे और कब से वो ऐसा काम कर रहे हैं और इसमें क्या कोई अन्य लोग भी हैं जो शामिल हैं। तमाम पहलुओं पर वहां पर जानकारी हासिल करने में टीम जो है वो जुटी हुई है। बड़ी खबर सिरसा से आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल जानकारी मिली और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई वहां पर पुलिस के द्वारा की गई। इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिरसा से बड़ी जानकारी, 100 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई है। हेरोइन की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है और फिलहाल इनसे पूछताछ भी लगातार जारी है। और इस बीच करनाल से एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको इससे रूबरू करवाएं क्योंकि कोरोना का कहर जो है वो बहुत तेजी के साथ जिले में बढ़ता हुआ और अब 41 नए मामले रिपोर्ट हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आपको यहाँ पर ये बताएं कि मृतकों का आंकड़ा जो है वो भी जिले में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोविड-19 की वजह से 2 लोगों ने जान गंवा दी है। तो वहीं आपको ये बताएं कि कोरोना के 41 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। 41 नए लोग जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। फिलहाल उन तमाम लोगों को अलग कर दिया गया है। जो लोग इनके कॉन्टैक्ट में आए, जो लोग इनके संपर्क में आए, उनको आइडेंटिफाई करके आगे की कार्रवाई भी वहाँ पर विभाग की टीम कर रही है। लेकिन देखिए परिस्थितियाँ किस प्रकार से गंभीर बनी हुई है। बहुत तेज़ी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको ये बताएं कि मृतकों का आंकड़ा जो है वो भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा परेशानियों को बढ़ा दिया है।
केसी आर्य मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। केसी आर्य, जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है करनाल की, जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली, 41 नए मामले सामने आए हैं तो मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ा है। बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं कि करनाल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और आज भी जो है 2 मौत कोरोना पॉजिटिव हो गई है, जो कि एक पहली गांव मोहिदीनपुर का रहने वाले थे जो 50 वर्षीय व्यक्ति, उसकी कोरोना पॉजिटिव से मौत हो गई है। और वहीं करनाल के 4 चमन निवासी एक 64 वर्षीय व्यक्ति की भी कोरोना पॉजिटिव से मौत हो गई। दोनों की कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल जो सीएमओ है, आप एक बार दर्शकों को ओवरऑल आंकड़े के बारे में बता दें कि फिलहाल एक्टिव केस इस वक्त करनाल में क्या कुछ है। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, आज 41 केस 41 केस जो है ना कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जो कि योगेश कुमार शर्मा सीएमओ द्वारा जानकारी दी गई कि 2 मौत हो गई और ये 21वीं मौत करनाल में आज हो चुकी है। 21 मौतें हो चुकी हैं। वहीं अब कोरोना का जो मामले हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। कल भी 82 मामले सामने आए थे और जो 2 दिन पहले हैं तब भी 79 मामले जो है 79 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए थे। तो लगातार कोरोना का जो कहर काफी बढ़ता जा रहा है। वही सीएमओ का स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो कल्पना चावला मेडिकल में मशीन है RT-PCR, उसकी जो संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 300-400 मामले टेस्ट होते थे सैंपल, अब 1100 से 1200 सैंपल टेस्ट हर रोज किए जा रहे हैं, जिनमें से वहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है जाहिर तौर पर वो चिंताजनक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। कृषि मंत्री और बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी जेपी दलाल ने बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विस्तारकों के साथ बैठक की। उपचुनाव को लेकर फीडबैक भी उनके द्वारा लिया गया। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहुंचे जेपी दलाल और उन्होंने तमाम लोगों से, तमाम कार्यकर्ताओं से, विस्तारकों से बातचीत की। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ये जो मंथन है वो लगातार जारी है। और क्या कुछ कहा जेपी दलाल ने, ये भी आप सुनिए। जिम्मेदारी जो है बड़ौदा उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में समन्वय करने की है और विस्तारक है, सोनीपत जिले के कार्यकर्ता हैं और सभी से फीडबैक भी लिया है और उनको धीरे धीरे करके जिम्मेदारियां देंगे। और बड़ौदा हल्के का जो एक हमें मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कमल खिलाने का, कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और सुनिश्चित करने के लिए सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं कि बड़ौदा की सीट जो है पहली बार कमल के निशान पर जीते। भारतीय जनता पार्टी का विधायक सरकार में हिस्सेदारी करके बड़ौदा का विकास कराए। पशुधन विकास बोर्ड से हमने कोशिश की है कि जितने भी नंदीशाला बनाए जा सकते हैं धीरे धीरे करके हम इनको लोकल बॉडीज़ को कह रहे हैं कि आप इकट्ठा करके हमें दो, इनके खाने पीने की चारे की व्यवस्था हम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई है कि काफ़ी सारी नंदीशालाएँ हम खोलने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो शहरों में या कहीं भी जो है वो ये घूमते रहें बेसहारा पशु इनको लें। गौशालाओं को भी अपने अलग से इंसेंटिव दिया है। अगर ये मेल को नंदी को अगर अपने उसमें रखेंगे तो उसको एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे। तो काफ़ी तरह के हमने योजनाएं बनाई हैं और निकट भविष्य में हमें उम्मीद है कि ये समस्याएं जो शहरों में है, दुर्घटना हो जाती है, ये ना हो। अभी भी हमें 1-2 घटना जो घटी है उसका दुख है कि आपस में नदियों की लड़ाई में मौत होगी, लेकिन आगे इस तरह की घटनाओं का संज्ञान लेके हम जल्दी करके इन चीज़ों को रोकने के लिए। तो अभी आपने जेपी दलाल को सुना। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ की भी मौजूदगी रही। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ये प्रवास संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी इसको आप इस ढंग से कह सकते हो कि जब भी भारतीय जनता पार्टी में नया संगठन बनता है तो जैसे बसंत में पुनर्यौवन आता है, पेड़ वही होता है, मुख्य डालियाँ तने वही होते हैं, लेकिन पत्ते नहीं आते हैं, पुष्प नहीं आते हैं। ये हमारे संगठन के पुनर्यौवन का पर्व चल रहा है और उसमें अब जिले की कार्यकारिणियाँ नहीं बनेगी, प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बनेगी, मंडलों की कार्यकारिणी नहीं बनेगी। तो अनुभवी लोग पुराने साथ जोश के साथ होश, जैसे कल मैंने
जिला अध्यक्षों की टीम मेरी अनाउंस हुई है। आज मीडिया ने भी उसको बहुत अच्छी प्रशंसा में लिखा है कि अनुभव भी है, युवा भी है और सर्वस्पर्शी भी है। तो उसी प्रकार से जिले भी उसी प्रकार से, जिसमें औसत आयु कम है, ऊर्जावान है, समाज के सभी वर्गों से आने वाले हैं और काम का पहले अनुभव भी है। इसी तरह से मंडलों में भी एक दोनों चीज़ों का तालमेल बैठाते हुए जोश और होश का, अनुभव और चाव का, ऐसी संरचना बन गई है। तो मैं ये तोड़ा उसी हिसाब से कि किस प्रकार की संरचना, हर समय में कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज रहती है। जैसा मुझे ये बताना हो कि जब भी हम काम करते हैं, हमारी एक शैली है बीजेपी की, जब भी हमारी प्रदेश की बैठक होती है या देश की बैठक होती है तो हम एक रेजुलेशन किया करते हैं। इस रेजुलेशन का मतलब होता है वर्तमान स्थिति। विद्यार्थी परिषद में हम उसको आद्य स्थिति कहते हैं कि वर्तमान हालात क्या है और उन हालातों में हमारी भूमिका क्या है, हम अपनी भूमिका तय करते हैं। तो आज जो सिचुएशन है देश की, प्रदेश की, उसके आधार पर अब हमको कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, उसके साथ आगे बढ़ाना है। हमेशा आद्य स्थिति का आकलन करते हैं, ये साइंटिफिक भी है। तो उस नाते से वर्तमान स्थिति हो गई। आज जो भरोसा देश ने बीजेपी पर किया हुआ है, देश में और प्रदेश में, उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए मैंने खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी, कहा संपर्क में आने वाले सभी लोग खुद को कर ले आइसोलेट। चौबीस घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 70,000 के करीब मामले, 970 लोगों ने गंवाई जान, 28 लाख के पार पहुंचा संक्रमित केस का आंकड़ा। एक्टिव केस 7 लाख से कम। प्रदेश में 50,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। पंचकुला से आज 106 नए मामले आए सामने। सिरसा में 36 नए मरीजों की हुई पुष्टि। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है और बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि वह छोटे भाई को उसका हिस्सा दे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यमुनानगर में गुर्जर ने कहा कि अतिरिक्त पानी की बात नहीं है, दोनों राज्यों का पानी पर हक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा। हमें उम्मीद है कि हरियाणा को अपने हिस्से का पानी जरूर मिलेगा। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत देश के महापुरुषों के बारे में पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक सामग्री शामिल की जाएगी ताकि देश की भावी पीढ़ी अपने महापुरुषों के बारे में जान सके जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो देश अपनी भाषा में पढ़ाई करते हैं वह आज दुनिया में नंबर 1 है, जबकि जो देश दूसरे की भाषा में चल रहे हैं वह काफी पीछे है और नई शिक्षा नीति में अब मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि न्यायालय ने अभिभावकों को फीस देने के लिए कहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के वजह से अभिभावक ट्यूशन फीस तो देंगे लेकिन अन्य खर्चे देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अभिभावकों के पक्ष में सरकार द्वारा रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी। के ऊपर कोई मन आपके सामने ऐसा नहीं कोई हम बंदिश लगाएंगे किसको शामिल करेंगे, तो अब सारे लोगों का तो हम कर भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा है कि एक क्लास में कुछ महापुरुषों का है, दूसरी में कुछ है, तीसरी में कुछ है, वो चेंज होता रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों के बारे में बच्चों को जानकारी मिले। तो मुझे एसवाइएल के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए। नहीं, देखिए अतिरिक्त की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में कुछ चीज़ बची है तब आप हमें देंगे। ये तो एक राइट है, 2 भाई हैं, दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग हुए हैं, उसके बाद एक भाई का राइट है, तो वो जिसका राइट है वो देने की बात है। अतिरिक्त की तो बात ही नहीं है वहाँ कुछ भी। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही मजबूती के साथ जो पक्ष रखा और आप पहली बार ये देख रहे हैं कि इस प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं। आपने पहले देखा कि लोगों की अपनी पॉलिटिक्स जो थी ना जी, वो प्रदेश के हितों से बड़ी थी और उस पर इतना एक उन्होंने किया इस प्रकार का, चाहे पानी मिलो ना मिलो, लेकिन उन्होंने उस पर इस प्रकार का माहौल बनाया और तनाव पैदा किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का कुछ नहीं किया।
उन्होंने बड़े प्यार से ये भी कहा कि आप बड़े भाई हैं, ऐसे में तो आपका वैसे ही कर्तव्य है कि हमारे जो हित है उनको करना चाहिए। वो बात भी उन्होंने की और बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखी और आपके मीडिया ने भी इस बात को पूरा उसका दिया। तो हमारा ये है कि देखिए आज भी हमारा कुछ अलग नहीं है, आज भी हमारे वैसे ही हैं, हम भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। तो लेकिन ये ज़रूरी है कि जो हरियाणा के हिस्से का पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे से ज़्यादा तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको देना चाहिए उन्हें हमारा पानी। तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है ये कि वो छोटे भाई का ख्याल रखें। और अब तो ये कोर्ट का भी ने भी उसमें निर्णय दे दिया, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से अब की बार पानी मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है इस विषय में और बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखी उन्होंने और केंद्रीय मंत्री उस बैठक में शामिल थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि पानी निश्चित तौर से हरियाणा को अपने हित का। वहीं अंबाला में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर 200 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे 1857 की क्रांति के शहीदी स्मारक का आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया। निर्माणाधीन स्मारक का निरीक्षण करने पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से निर्माण से जुड़े कई अहम पहलुओं पर चर्चा की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। विज ने अधिकारियों को कहा कि यहाँ पर 1857 की क्रांति की शुरुआत से लेकर अंत तक के पूरे इतिहास का प्रदर्शन ओपन एयर थिएटर और लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए 2 एक्सपोर्ट क्रांति का इतिहास भी लिखेंगे। विज ने उम्मीद जताई कि आगामी मार्च तक यह स्मारक बनकर तैयार होगा और नेशनल हाईवे से गुजरने वाला हर व्यक्ति यहां पर जरूर रुक कर जाएगा। बहुत वैभव प्रोजेक्ट ये बन रहा है। आसपास कहीं भी हरियाणा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आज़ादी की पहली लड़ाई जो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी, उसकी याद में ये बनाया जा रहा है और इसमें 2000 की कैपेसिटी का ओपन एयर थिएटर बना रहे हैं, जिसमें लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई अंबाला से शुरू हुई और रंगून में जाके जब बहादुर शाह जफर को दफनाया गया, तब तक का सारा इतिहास, झांसी की रानी, तांत्या टोपे, हरियाणा में कहाँ कहाँ पर उस वक़्त लोग लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ, देश में कहाँ कहाँ लड़े, ये सारा इतिहास म्यूज़ियम में भी दिखाया जाएगा और ओपन एयर थिएटर में भी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसको बहुत बड़ी कंपनियों से बनाने का विचार है। ये 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, पर इसमें अभी कुछ कमियां हैं। जो कार पार्किंग का इतने बड़े प्रोजेक्ट का अभी इसमें बनना है, कार पार्किंग बनाएंगे और इसमें 9 मंजिल का बीच में टावर बन रहा है। ये जो आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी, उसमें रोटी और कमल के फूल का बहुत बड़ा महत्व था। मैसेज जो भेजे गए थे वो इसके माध्यम से भेजे गए थे। इसलिए इसके बीच में जो टावर बनाया जाएगा वो कमल के फूल का टावर बनाया जा रहा है और वो फूल 9 मंजिल ऊंचा होगा, यानी दूर से ही आने जाने वालों को सबको वो प्रेरित करेगा। और आइए अब देखते हैं 2 मिनट में 10 खबरें। चौबीस घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 70,000 के करीब मामले, 970 लोगों ने गंवाई जान, 28 लाख के पार पहुंचा संक्रमित केस का आंकड़ा, एक्टिव केस 7 लाख से कम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी का संपर्क में आने वाले सभी लोग खुद को कर ले आइसोलेट। दिल्ली के 29.1% लोगों में मिले कोविड-19 एंटीबॉडी, नए सिरो सर्वे में हुआ खुलासा। सिरसा में मिले कोरोना के 36